नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर उस एडमिशन के फर्जीवाड़े से जुड़ी है जिसका टैलेंट मुन्ना भाई के खेल के जरिए हासिल हुआ है। दूसरी बड़ी खबर मुश्किल में फंसते जा रहे सोलंकी परिवार से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस करीब 80 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर 10 लाख की लूट और कत्ल की सनसनीखेज वारदात से जुड़ी है जिसके आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और चौथी बड़ी खबर एक किसान के ट्रैक्टर से जुड़ी है जो कार से टच हुआ तो नेताजी की गुंडई सड़क पर उतर आई। इधर यूपी पुलिस एक गरीब से अंतिम संस्कार का हक छीनने के आरोप से भी घिरी है। तो आपको सावधान करती इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। महाराजगंज जेल में बंद सोलंकी परिवार पर कुर्की का साया मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी करीब 80 करोड़ की संपत्ति कुर्की जा सकती है। इस बीच जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति जब्त कर दी गई। इरफान सोलंकी की बढ़ेगी मुश्किल। 80 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। बाहुबली विजय मिश्रा पर कार्रवाई। करीब 8 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लगने के बाद इरफान और रिजवान की करीब 80 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। इसमें से गलत तरीके से अर्जित संपत्तियों को जल्द ही जब्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई, इनमें कोठी समेत 3 मकान, 2 फैक्ट्री, कई निर्माणाधीन साइट भी शामिल है। ये संपत्तियां लखनऊ, दिल्ली, फतेहपुर और मुंबई में बताई जा रही हैं। इससे पहले विधायक के वकील और उनके परिवार ने फर्जी आधार कार्ड को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीते शनिवार देर रात जाजमऊ पुलिस भारी फोर्स के साथ उनके घर पहुंच गई। पुलिस ने इरफान के पारिवारिक सदस्यों से असली आधार कार्ड मांगे, लेकिन परिवार ने आधार कार्ड देने से इनकार कर दिया। परिवार का कहना था कि पुलिस ने आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाने को लेकर किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया था, इसलिए पुलिस को आधार कार्ड नहीं दिए गए। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, मां और उनके वकील गौरव दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि विधायक इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने बिना किसी सबूत के 26 नवंबर को मुकदमा लिख दिया। आधार कार्ड की बरामदगी 8 दिसंबर को दिखाई थी। इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड बनाया है, उस संबंध में भी माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को और ज्वाइंट सीपी साहब को एक आवेदन दिया गया। उस पर भी उन्होंने इंक्वायरी का आदेश कर दिया है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि प्लॉट पर आगजनी मामले में विरोधी पक्ष ने उनसे रंगदारी मांगी थी। इरफान सोलंकी के द्वारा 10 अक्टूबर को जो नसीम आरिफ, अकील अहमद, नज़ीर फातिमा, इनके द्वारा जो रंगदारी मांगी गई थी, उसका भी उनकी पत्नी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दे दिया गया है मुकदमा लिखने। सोलंकी के वकील ने यह भी दावा किया कि मामले की जांच के दौरान इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के लोकेशन की CDR को नहीं लगाया गया। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को अपराध संख्या 127/22 थाना जाजमऊ में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की विवेचना के दौरान जो घटना के समय लोकेशन थी, वो लोकेशन की CDR नहीं लगाई गई इन्वेस्टिगेशन में और अब तक उसको शामिल नहीं किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर रखा है कि इन चीज़ों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, चाहे वो एक्यूज की तरफ से हो, चाहे वो विटनेस की तरफ से हो या वो पीड़ित की तरफ से हो। तो इस संबंध में पुलिस कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिया गया, एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर साहब ने जांच का आदेश कर दिया। इधर प्रयागराज में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई भदोही पुलिस ने प्रयागराज में
जब्त की गई संपत्ति विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम है। कुख्यात माफिया विजय मिश्रा की गैंग के सक्रिय सदस्य और उसके पारिवारिक सदस्य मनीष मिश्रा की 7 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन और मकान को डीएम भदोई के द्वारा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर 14(1) की धारा के अंतर्गत जब्त करने का आदेश किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में आज भदोई पुलिस ने कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उसको कुर्की का काम समाप्त किया। पुलिस ने खपहिटा गांव में 3 मंजिला आलीशान मकान के कुर्की की कार्रवाई की। कुर्क किए गए मकान की अनुमानित कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। आरोप है कि ये मकान अवैध तरीके से कमाए गए पैसों से बनाया गया। इसे बाहुबली विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति माना जा रहा था। मनीष मिश्रा बाहुबली विजय मिश्रा का भतीजा है और साथ ही विजय मिश्रा के गैंग का सक्रिय सदस्य भी। इन दिनों बाहुबली विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। किसान का ट्रैक्टर रईस नेता की लग्जरी कार से टच कर गया तो बीच सड़क पर ट्रैक्टर चालक को पीटा गया। इधर महिला की हत्या के आरोप में घिरे लोगों ने शव जला दिया। बेटे को खबर लगी तो थाने में गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। कौशाम्बी में एक ट्रैक्टर चालक को लग्जरी कार चालक ने बुरी तरह पीटा। आरोप है ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर कार से टच हो गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले शख्स ने दरोगा के सामने ही दबंगई दिखाई। नेता ने ट्रैक्टर चालक को सरे बाजार पीटा। मौके पर पहुंचे दारोगा ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मामला मंझनपुर कोतवाली के मुख्यालय चौराहे का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसकी माँ है, इसकी माँ मरी है, इसकी माँ मरी, कौन दाह संस्कार करेगा? अगर आपकी माँ मरे या मेरी माँ मरे, कौन दाह संस्कार करेगा? हम लड़का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया? दादा वही तो बुला सके, बुला के वही तो क्या कर रहे हो? ये तस्वीर सीतापुर के थान गांव की है। दरअसल युवक का आरोप है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मां की हत्या कर शव को जला दिया गया। उसको खबर तक नहीं दी और उसकी 2 बीघा जमीन भी मां से वसीयत करवा ली गई। इसकी माँ है, इसकी माँ मरी है, इसकी माँ मरी, कौन दाह संस्कार करेगा? अगर आपकी माँ मरे या मेरी माँ मरे, कौन दाह संस्कार करेगा? हम लड़का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया? दादा वही तो बुला सके, बुला के वही तो क्या कर रहे हो तुम? अब ये हो गया, इस महिला को तुम डांटोगे, दिमाग खराब सही कर जबरदस्ती कम बोलो। तुम ये गरीब आदमी देख रहे, जिंदा जला दिए उसको, ये कोई तरीका है क्या? ये गरीब महिलाओं को सुनो यार, योगी राज में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है और तुम महिलाओं को डांट रहे हो। इसकी मां को जलाया गया। मामले की शिकायत लेकर परिजन थाने पहुंचे तो एसआई सतीश कुमार ने डांट कर भगा दिया, जिसके बाद जानकारी स्थानीय विधायक ज्ञानचंद तिवारी को दी गई और वो थाने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से पुलिस बेलगाम होकर मानवीय संवेदनाओं को भी रौंद रही। दिन रात की मेहनत करने के बाद भी छात्रों को एमबीबीएस और बड़े गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्दी एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन गोरखपुर और नोएडा में ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो बड़े से बड़े कॉलेज में आसानी से एडमिशन करवा देता है। गोरखपुर से गौतम बुद्ध नगर तक मुन्ना भाई के खेल का खुलासा। गोरखपुर में 40 छात्रों का एडमिशन फर्जी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 40 छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र फर्जी पाए जाने के बाद एडमिशन निरस्त कर दिया गया। साल 2020-21 में 22 छात्र, साल 2021-22 में 18 छात्रों ने फर्जी तरीके से एडमिशन लिया था। इनके एडमिशन के पीछे बड़े रैकेट के हाथ होने की आशंका है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और कुलपति ने इस मामले को शासन और राजभवन तक सूचना दे दी है और पल पल की जो कार्रवाई है उसके बारे में भी
कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री अवगत हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक फर्जी एडमिशन कराने के लिए छात्रों से मोटी रकम ली गई और बड़ी संख्या में MMMUT में फर्जी तरीके से छात्रों का एडमिशन कराया गया। रिकॉर्ड पहले दिए और फिर बाद में डिलीट कर दिए लड़कों ने। हमारे व्हाट्सएप पे मतलब हमारे एक अधिकारी के व्हाट्सएप पे भेजा और बाद में डिलीट कर दिया। तो अगर गलत नहीं होता तो डिलीट करने की आवश्यकता नहीं थी। जब हम लोग चूंकि वो व्हाट्सएप जैसे भेजा और उन्होंने दूसरे व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र ले लिया तो वो डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया और उसको हम लोगों ने जब चेक किया तो वो गलत निकला। सितंबर 2022 में मामला सामने आया। आंतरिक जांच के बाद छात्रों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। वही यूनिवर्सिटी प्रशासन लीगल राय ले रहा। जल्दी इस मामले में केस दर्ज कर फर्जी एडमिशन कराने वाले गैंग का पता लगाया जाएगा। उन्होंने एक और कमेटी बनाई है। अब दायित्व तो निर्धारित करना है कि हमारे विश्वविद्यालय में किस स्तर पर लैप्स हुई, नंबर 1 कौन जिम्मेदार है, और दूसरा ये पुलिस को तहरीर हम देंगे और पुलिस उसके लिए हमने अपने जो विधि सलाहकार हैं उनको हमने भेजा है ड्राफ्ट की, उसको एक बार देख लें क्योंकि ये मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है और संवेदनशील मामला है। तो एक बार थोड़ा सा ड्राफ्ट देख लें क्योंकि हम लोग लीगल के एक्सपर्ट हैं नहीं, तो वो हमारी जैसे आ जाएगी और उस पर नोएडा में भी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। नोएडा में सेक्टर 126 की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेते थे और लोगों को चूना लगाकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य नीट में फेल हुए छात्रों को टारगेट करते थे, उन्हें सफलता का मंत्र बताते थे और अपने स्टेट में एडमिशन के लिए लेते थे 30 से 35 लाख रुपए। लेकिन बात बन जाने पर दूसरे स्टेट में एडमिशन के लिए 20 से 25 लाख रुपए लेते थे। पुलिस ने इस गैंग का खुलासा कर दिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी पकड़ से बाहर है। पुलिस की टीम इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। रात के 1:30 बज रहे थे। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक व्यक्ति दुकान से जरूरी सामान लेने की गुहार लगाता है। घर में मौजूद दंपत्ति नींद की वजह से सुबह आने को कहते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़ी मौत बार बार गुहार लगा रही थी। उसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। दरवाजा खुला तो सपना का सपना टूट गया। मजबूरी का वास्ता देने वाले मौत बनकर घर में दाखिल हो गए। सपना का हाथ पैर बांधा, बुजुर्ग दंपति की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र का है। डकैती और हत्या के आरोप में पुलिस की नींद उड़ा रखी है। एक ही घर में 10 लाख की डकैती और 2 हत्या से सनसनी फैल गई। कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत डकैतों ने देर रात एक घर पर डाका डाला और बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की माने तो घटनाक्रम देर रात का है, जब 5 डकैत एक बिजली कर्मी के घर पहुंचते हैं और उसके बाद उसकी पत्नी को बंधक बनाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके बाद विरोध करने पर बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फतेहपुर गांव के रहने वाले राजकुमार बिजली विभाग में लाइनमैन हैं। गुरुवार देर रात खेत की रखवाली करने गए थे। घर पर पत्नी सपना, मां इमरती देवी और पिता छम्मी लाल मौजूद थे। रात 1:30 बजे 5 नकाबपोश डकैत छम्मी लाल के घर पहुंचे। छम्मी लाल परचून की दुकान चलाते हैं, इसीलिए डकैत सामान खरीदने का बहाना बनाकर दुकान खोलने की गुहार लगाने लगे। छम्मी लाल का परिवार नींद में था, लेकिन गुहार सुनकर दरवाजा खोल दिया। एक वृद्ध दंपत्ति और उनकी पुत्रवधू घर में सोए हुए थे कि लगभग 5-6 लोगों ने घर में प्रवेश किया और वृद्ध दंपत्ति की हत्या करके घर में कीमती सामान और पैसा उनके द्वारा लूट के ले जाया गया। दरवाजा खोलते ही बदमाशों ने परिवार को कब्जे में ले लिया। छम्मीलाल की बहू सपना का हाथ पैर बांधा और उसे कमरे में डाल दिया। छम्मीलाल उनकी पत्नी की हत्या कर दी और कैश समेत 10 लाख के कीमती गहने लेकर फरार हो गए। सपना के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दावा कर रही कि 24 घंटे में बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये डकैती पुलिस के लिए
बड़ी चुनौती है और उन लोगों को सावधान करती है जो रात में किसी के कहने पर घर का दरवाजा खोल देते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार घर पर कैसे डकैत घुसे। ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख के कीमती जेवरात डकैत अपने साथ लेकर गए हैं। पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। इस मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किन लोगों ने इस डकैती को अंजाम दिया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अक्षम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।